Hello friends, my name is Utsaha and today I am going to start a new chapter. ये जो मैं आपको आज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th NCERT बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली क्लासेस की बुक्स में ही पढ़ा है सेल के बारे में बहुत ज़्यादा, और पर हम कभी डिटेल में नहीं गए, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं गए जितना हमें 9th क्लास में, और अभी हमें और डिटेल में आएगा 11th क्लास में। सो अभी जो पिछले साल भी हमारे पास 8th क्लास में भी था सेल्फ का चैप्टर, तो तब इतनी ज़्यादा उसमें ऑर्गेनरीज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। पर इस साल हमारे पास इस 9th क्लास के इस चैप्टर 4 में हमारे पास सेल ऑर्गेनरीज के फंक्शंस, वो क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो सब भी आया हुआ है। बट पिछले साल ऐसा नहीं था। पर आप सब इसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जितना हम सोचते हैं ना मुश्किल है, उतना मुश्किल होता नहीं है। बस आप समझते जाइए, मैं समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं और आपको एक और बात बता दूं कि मैं अपनी इस चैप्टर को 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। तो जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप मान के चलिए ये हमारे चैप्टर का 1/4 या फिर 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल? सबसे पहले हमारे डिफाइन भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास में आई थी हमारे पास बुक्स में डिफाइन सेल की। सेल द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम सब क्या करते हैं, रट लेते हैं डिफाइन को, सेल द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। बट रटने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उससे तो भूल जाएंगे ना। तो अब हम इसको मतलब मैं आपको एक बार समझाता हूँ। शायद आप में से बहुतों को इसका मतलब पता होगा कि इसकी डिफाइन का क्या मतलब है, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर, सेल इज़ द, हम इसे तोड़ लेते हैं 2 लाइन्स में। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली लाइन, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ की हम सब जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है, और सेल हमारी स्ट्रक्चर यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों कहा? क्योंकि ये जो सेल है यही हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। सेल की वजह से ही हमारी इस बॉडी को ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर मिला है, तभी तो हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेरिएशन आ गया। जैसे कि ह्यूमन बॉडी अलग है, डॉग की बॉडी अलग है, काऊ, अलग अलग मैमल्स जितने भी हैं उन सब की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसी इन सेल्स की वजह से हमें स्ट्रक्चर मिला। दूसरी लाइन, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो हमारी बेसिक यूनिट है ना लाइफ की, वो है सेल, और सेल है हमारे सारे फंक्शंस निभा रही है। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी जो हमारी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, जिनकी वो ज़रूरत होती है हमें इसके लिए लंग्स की। हमारे क्या कहते हैं, ब्लड की पंपिंग के लिए हमें चाहिए हार्ट। ठीक है, हमारे प्योरीफिकेशन के लिए हमें किडनीज चाहिए, लीवर चाहिए, और डाइजेशन के लिए हमें स्टमक चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम 3rd क्लास में ही पढ़ेंगे इस साल 9th क्लास में। कहते हैं एक चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम इसे कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी और सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की वो बॉडीज़ जो हैं वो कैसे अलग हैं। जैसे कि जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास बहुत से ऐसे, जैसे एमीबा है, वो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड, वो हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ठीक है, पर हम पूरी बॉडी हमारी दिख रही है, तो बहुत सारी वेरिएशंस आ जाएंगी ऐसे। तो ना आप सबको इसे समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही अच्छे से। तो मैंने आपको समझा दिया, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल जो है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। और सेल इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि ये हमारे सारे फंक्शन निभा रही है, इसकी वजह से ही हमारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड लाइन में पहुँचते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब हमारे सेल्स की बने हुए हैं। अब लिविंग, जैसे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह हैं, ये सब एटम्स की हैं, दे आर कंपोज ऑफ एटम्स।
उनका जो सिंपलेस्ट यूनिट है इट इज़ एटम, और एटम आगे सब डिवाइडेड है वो उसमें प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, और भी कई चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे तो दूसरी बात हमने डिफाइन भी पढ़ी हुई है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स का ग्रुप होता है, मतलब कि कई सारी सेल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। सेल को डिस्कवर कैसे किया, हमें कैसे पता चला कि सेल कोई चीज़ है। अब हमें पहले कहाँ पता था कि सेल कुछ है, हमारी बॉडी में सेल ही ये सेल है, हमारी बॉडी का जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जो बेसिक सब्सटेंस है, हाँ बेसिक यूनिट है, वो सेल है, हमें नहीं पता था। ये हमें कैसे पता चला, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से, डिस्कवरी ऑफ सेल से, ठीक है। तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, हमेशा याद रखना है, और हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है कई क्लासेस में। रॉबर्ट हुक जो था पहला इंसान था जिसने सेल को डिस्कवर किया, बट एक चीज़ थी, उसने लिविंग सेल को नहीं वो देखा था, उसने डेड सेल को देखा था, ठीक है। ही डिस्कवर्ड डेड सेल इन 1665, उसने 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। दिस सेल्स डिस्कवर्ड बाय हिम वर डेड, उसने जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो डेड थे, ठीक है। डेड सेल्स ऑफ द कॉर्क ऑफ द ट्री, वो जो सेल्स थे वो डेड थे, और वो कॉर्क आपको पता है ना, जो बार्क को कहते हैं हम, जिससे जो वुडी पार्ट होता है ट्री का, ट्री के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है ना ब्राउन कलर की, उसको कहते हैं बार्क, उसके अंदर होते हैं कॉर्क सेल्स। तो उसने उन कॉर्क सेल्स को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, और उसमें उसे डेड सेल्स, आपको पता है ये कॉर्क जो सेल है वो, मतलब कॉर्क की जो लेयर होती है, बार्क जो होती है ट्री की, वो डेड होती है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है डिस्कवरी ऑफ सेल में, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम वर डेड सेल्स, जो उसने सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल थे, और वो कॉर्क के बने, मतलब कॉर्क के सेल्स थे। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उसने एग्जामिन किया था ना अपने माइक्रोस्कोप में, जो उसका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने खुद लिखा हुआ है, और ना आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको मतलब आगे हेल्प के लिए अपनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ही फाउंड दैट सेल्स अपीयर लाइक स्मॉल बॉक्सेस एज सीन इन हनी कॉम्ब, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, हनी कॉम्ब है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर था, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं कॉर्क सेल्स, दे अपीयर लाइक दीज, ठीक है। तो मैंने इसकी एक फ़ोटो भी यहाँ पे पोस्ट कर दी। तो कॉर्क इज सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, मैंने अभी आपको बताया कि जो बार्क होती है आउटर कवरिंग ब्राउन कलर की होती है, वहाँ से कॉर्क आता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस एज सेल्स, जब उसने एग्जामिन किया तो ये देखो यहाँ पे थिन आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना बीच में, तो उसने इनको बॉक्सेस की तरह दिख रहे हैं, तो उसने इन बॉक्सेस को सेल कहा, ठीक है। तो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड, जो सेल है ना वो एक लैटिन वर्ड है, याद रखने इसे, फॉर अ लिटिल रूम, जिसको उसने दिया क्योंकि बिल्कुल टाइनी कंपार्टमेंट्स है, छोटे, तो उसने ये लैटिन वर्ड जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है, मतलब एक लिटिल रूम को दर्शाता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट, ये वाला सेल वाला और उसके नीचे वाला भी, रॉबर्ट हुक सीन दी सेल्स विद हिज ऑन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, और उसका जो अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था वो ऐसे दिखता था, ठीक है, ऐसा माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, ये था रॉबर्ट हुक का अपना माइक्रोस्कोप, जिससे उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल को एग्जामिन किया था इन कौन सी ईयर में, 1665 सॉरी। सो टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अब हमारे पास आती है सेल्स के बारे में कि हमने पढ़ लिया सेल कहाँ से डिस्कवर हुआ, सेल क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, ठीक है। सेल्स जब ग्रुप में आ जाते हैं तो उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं, और क्या कहते हैं, सेल हमारे बॉडी के सारे फंक्शन निभाते हैं, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, सब कुछ सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में बताया हुआ है कि जैसे आपने एक एलिफेंट को ले लिया और एक रैट को, रैट पता है माउस,
ठीक है, माउस को ले लिया और एक एलिफेंट को ले लिया। तो एलिफेंट का साइज़ बहुत बड़ा है बट माउस का साइज़ कितना छोटा सा होता है। तो इसका मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जो एलिफेंट होता है उसके पास ज़्यादा से मतलब कि उसके जो सेल्स हैं वो बड़े हैं, साइज़ में वो बड़े हैं, और जो माउस के सेल हैं वो छोटे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इसे दिमाग से निकाल दो। उसका मतलब ये है कि जो एलिफेंट है ना उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी है तो उसकी बॉडी को बताने के लिए ज़्यादा सेल्स लगे होंगे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स, बस दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो खुद पता चल जाएगा। जो बड़ा ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल हैं, छोटा ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल टाइप का है उसके अंदर कम है कि नंबर ऑफ़ सेल्स। तो हमने पहले सेल को 2 टाइप में क्लासीफाई किया, टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और दूसरा मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। सो टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेस्ड पे जो हमने टाइप किया सेल का वो ये थे। 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल क्या हम कह सकते हैं, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और भी कई सारे होते हैं, क्लाइमाडोमोनास, बहुत सारे टाइप के होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास। और मल्टीसेलुलर तो भाई बहुत ही सारे हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैमल्स के अंदर ही आ जाते हैं, काउ, डॉग, कैट, ह्यूमन, हम खुद। ठीक है, सब कुछ, ये ट्री, सब कुछ तो है, इंसेक्ट्स से लेके रैट, ये वो सब कुछ। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें नंबर यूनिसेलुलर में क्या था, यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिजम्स मतलब थे वो सिर्फ वन सेल, एक सिंगल सेल था उनके पास। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास भाई मोर देन वन सेल, सॉरी 2 सेल नहीं, मोर देन वन सेल। तो एग्जांपल क्या आ गए, ह्यूमंस, मैमल्स। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो क्या होता है, होमोसेपियंस। आप एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लीजिएगा, होमोसेपियंस। और ये हम 3rd चैप्टर में भी, मतलब 3rd नहीं सॉरी, उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो अच्छे चैप्टर है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का नाम होमोसेपियंस भी, और शायद हमने पहले ही पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में भी। तो ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होते हैं होमोसेपियंस। सो अब आगे टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अभी तो हमने पढ़ लिया जब उनके नंबर पे कितने, मतलब उनकी संख्या क्या होगी। हाँ, अब हम उनका पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप के ऊपर। शेप भाई, शेप। ठीक है, देयर आर मैनी शेप्स ऑफ सेल। ठीक है, मैं सारी डिफाइन नहीं कर सकता। अब कई टाइप के सेल होते हैं, कई आज की दुनिया, मतलब अभी जो मॉडर्न एरिया चल रहा है उसके अंदर कितने सारे साइंटिस्ट ने कितने सारे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस ढूंढ लिए जिनकी शेप अलग है। अब देखो ये जो कोरोना वायरस आया है, जिसकी वजह से हम सब घर में बैठे हुए लॉकडाउन मना रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो उसकी क्या कहते हैं, उसका कोरोना नाम क्यों रखा, क्योंकि उसके जो ऊपर थे ना, उसके क्राउन शेप है उसके ऊपर, मतलब वो क्राउन शेप का, जैसे कि ताज होते हैं ना, जो ताज, किंग का ताज, उसके नाम पे रखा, क्योंकि वो उसकी अपीयरेंस थोड़ी किंग के ताज जैसी है। ठीक है, तो चलो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैं सारी तो बता नहीं सकता, बहुत सारी हैं, तो मैं आपको कुछ मेन और कॉमन शेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम टेलिंग। ठीक है, सो स्फेरिकल, फर्स्ट शेप स्फेरिकल, जो कॉमन है स्फेरिकल। अंडा, जैसे ऑस्ट्रिच का एग आ गया, ये क्या कहते हैं, फीमेल, हमारे जो क्या कहते हैं, ये ह्यूमंस में फीमेल का जो एग होता है ओव्यूम, वो भी तो क्या कहते हैं, इसका स्फेरिकल शेप का ही होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है एग ऑफ मैनी एनिमल्स। ठीक है, स्पिंडल शेप मतलब स्मूथ मसल फाइबर। ये हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ में, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है, स्मूथ मसल फाइबर जैसी, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, तो इरेगुलर तो पता ही है, इरेगुलर शेप की 2 चीज़ें हैं, एक होता है एमीबा की कोई शेप है क्या, नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैं फ़ोटो भी डाल दी थी, ये देखो यहाँ पे एमीबा की क्या शेप दिख रही है,
कुछ पर्टिकुलर नहीं है। ये जो साइड में इसकी प्रोजेक्शंस निकली हुई है, इनको आपको पता ही होगा क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं इनको, ठीक है, सीडोपोडिया। तो इन प्रोजेक्शंस मतलब कि ये अपनी शेप को ही बदल देता है, और ऐसे ही होता है हमारी बॉडी में WBC, जो WBC होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, पॉलीगनल। तो पॉलीगनल शेप है एक लीवर सेल्स की, एग्जांपल लीवर सेल्स। एलोंगेटेड नर्व सेल आपको पता है क्या कहते हैं, हमारा इसमें लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ठीक है। और तो अब सम मेन पॉइंट्स, एलोंगेटेड मैंने ये बताना भूल गया आपको, एलोंगेटेड हमने क्यों शेप इसकी रखी है नर्व सेल की, ये पूरी बॉडी के अंदर प्रोजेक्टेड है। इसके ऊपर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कैसे एलोंगेटेड, मतलब ब्रांच से होते हैं, ऐसे होते हैं, शेप इसकी बिल्कुल लंबा चौड़ा है, ताकि अब ना आपको एक पॉइंट भी बता दूं, जिनकी जैसे इन सब की शेप है ना, इन सब की शेप का ना एक वो भी होता है, ये पर्टिकुलर कोई फंक्शन निभा रहे हैं तभी इनकी शेप ऐसी है। अब नर्व सेल की शेप ऐसी क्यों होती है, वाई, क्योंकि नर्व सेल कोई पर्टिकुलर फंक्शन निभा रहा है। क्या फंक्शन, सिग्नल्स पहुंचाने का, वो लंबा पूरी बॉडी में, ताकि वो प्रोजेक्टेड रहे, ठीक है। तो और एक और मैं एग्जांपल लेना भूल गया, डिस्कोइडल शेप, डिस्कोइडल, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्कोइडल में हमारे पास आ जाएगा वो RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और बस यही है। सो देखो, ये मैं आपको बताना भूल गया था, RBC डिस्कोइडल शेप कैसे, वो अंदर में से, बीच में से बाइकनकेव शेप होती है उनकी, बाइकनकेव, कनकेव मतलब अंदर की तरफ, केव, ठीक है। डिस्कोइडल जो RBC होती है, डिस्कोइडल शेप होती है उनकी, और वो ऐसी शेप इनकी इसलिए होती है अंदर की तरफ ताकि उसके अंदर, आपने सुनी होगा रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आप इनको साथ साथ अपने पास रख लो, ये काम आएंगे, ठीक है। जो RBC होते हैं ना, उनके पास एक होती है रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे O2 के मॉलिक्यूल्स कैप्चर कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी में RBC हमारे हर एक सेल पे ऑक्सीजन का सप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन इनकी शेप की वजह से हुआ। शेप कैसी, डिस्कोइडल की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, रेड पिगमेंट आ गई, और रेड पिगमेंट ने उन्हीं डिस्कोइडल शेप की उसकी वजह से उसको ट्रैप कर लिया O2 को, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसे पूरी मतलब बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। अब देखो सम इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स, द लॉन्गेस्ट सेल, याद रखना है भाई, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ठीक है। इट्स मैं आपको एक और चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, जो नहीं ऐसे नहीं डाल के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जो नर्व सेल होते हैं ना, इनकी शेप मतलब इनका जो साइज़ होता है ना, वो 1 मीटर तक का होता है, साइज ऑफ cell is about 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1 मीटर, आप सोच सकते हो 1 मीटर, जहाँ पे नैनोमीटर्स में, माइक्रोन्स में बात हो रही है, वहाँ पे नर्व सेल 1 मीटर की है, मतलब 1 मीटर के अबाउट है उसका। कितनी बड़ी बात है ये, तभी तो ये लॉन्गेस्ट सेल है। सॉरी। द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा एक होता है, वो होता है स्मॉलेस्ट सेल। ये शायद हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, 8th क्लास में, सेल वाई चैप्टर में, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच एग पता है आपको 17 सेंटीमीटर होता है शायद इसकी शेप, वो साइज़ इसका। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही है, तो मैं आपको फिर से मिलूँगा एक अगली वीडियो के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ना, और ये मैं जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये अगर आपको अच्छे लगे तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप ना अपने भाई बहन जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं 9th क्लास में और 8th क्लास के लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है, क्योंकि 8th क्लास वालों को बेसिक्स हैं, 8th क्लास के बेसिक्स हैं, ये जितना हमें पढ़ाया था ना पिछली क्लास में,
वो सब के सब बेसिक्स हैं। मैं तो अपनी अगली वीडियोस में डाल दूँगा हाइपोटोनिक गैस सॉल्यूशन, फिर उससे अगली वीडियोस में सेल ऑर्गेनेलिस, ये सब डाल दूँगा, ठीक है। पर ये वाले जो है ना, ये 8th के लिए भी, 9th, मतलब ये ना हर एक छोटी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे जाके ना हम पजल जाते हैं, जब बुक पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, 2-3 पेज में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, एक्टिविटी आ जाता है, ह्यूमन चीक सेल्स, ठीक है। तो ये सब मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे, इसमें कोई भी फालतू का पॉइंट नहीं मैंने भरा हुआ कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे बीच बीच में आती है ना, वो सब नहीं। एक्टिविटीज़ मैं मानता हूँ एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को भी हमें वो नहीं, क्योंकि एक्टिविटीज़ की वजह से हम विजुअलाइज कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। पर अब क्या कहते हैं, हमें तो अब जैसे टाइम कम होता है 9th क्लास में, तो हमें तो वही चाहिए ना, सीधा नोट्स चाहिए। तो बस इनको आप इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। और थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने बहन भाइयों के पास। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि घर बैठ के कम से कम, क्योंकि ना आजकल जो है टीचर्स अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, पर ना हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता। तो ना हमें उस चीज़ को छोड़ना नहीं है कि भाई समझ नहीं आया, हमें उसको और डीप जाना है। हम देखो यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, कितनी सारी वीडियोस, तो बस हमें वीडियोस में से देखते रहना है और करते रहना है। तो मेरा मोटिव यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।